हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विजिट क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 28 सितंबर और है वेडनेसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है विजिट क्लासेस हिंदू पीडीएफ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर ही दिया गया है। अभी आप जानते होंगे एनआईए की और ईडी की रेड पड़ी थी, जिसमें पीएफआई के मेंबर्स को क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, उनको हेल्ड कर लिया गया था। तो अभी ये डाटा आया है कि 170 यानी कि 170 पीएफआई एक्टिविस्ट को डिटेन कर लिया गया है पूरे इंडिया के अंदर। साइमल्टेनियसली सर्चेज देखने को मिली हैं कंडक्टेड बाय द पुलिस टीम्स एट मल्टीपल लोकेशंस इन 7 स्टेट एंड एन यूटीआई on Tuesday during the second round of a crackdown on the PFI. Our 170 peoples have been either arrested or detained. Searches were on Assam, Maharashtra, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरला, दिल्ली, कर्नाटक। इनमें सर्चेज देखने को मिले हैं। और सर्चेज किसके द्वारा किए गए हैं? सब के सब सर्च किसके द्वारा गए हैं? एनआईए के द्वारा। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमने इशू तो जान लिया कि पीएफआई के 170 एक्टिविस्ट को डिटेन किया गया है। अब इस आर्टिकल में देख लेते हैं एक बॉडी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है पीएफआई। तो चलिए पीएफआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो काउंटर करने के लिए बनाई गई थी हिंदुत्व ग्रुप को, और एंगेज करने को बनाई गई थी रेडिकल और एक्सक्लूसिविस्ट स्टाइल ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी पॉलिटिक्स। ये फाउंड की गई थी 2006 में विद द मार्जर ऑफ, इसका मार्जर ये हुआ था यानी कि दो बॉडीज को बनाकर एक ये पीएफआई को बनाया गया था, जिसमें एक बॉडी थी कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी एंड दूसरी थी नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट। ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब करती है अपने आप को कि एक न्यू सोशल मूवमेंट है, यानी कि नया सामाजिक मूवमेंट है जो कमेंट करती है कि पीपल्स को वो जस्टिस देगी, फ्रीडम देगी और सिक्योरिटी देगी। और ये मुस्लिम रिजर्वेशंस की भी बात करती है। इन 2012 में ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किए थे बहुत सारे प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी जो इनोसेंट सिटीजन्स को डिटेन किया गया था यूएपी के अंदर। PFI has often been accused of involvement at anti-national and anti-social activities by the Indian government. इंडियन गवर्नमेंट हमेशा ये कहती है कि पीएफआई क्या है, एंटी नेशनलिस्ट और एंटी सोशलिस्ट एक्टिविस्ट इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। 2012 में गवर्नमेंट ऑफ केरला ने क्लेम किया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन एक रिसरेक्शंस ऑफ बैंड टेररिस्ट आउटफिट स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सी इन एफिलिएट ऑफ एन इंडियन मुजाहिदीन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या इससे क्या रिसरेक्शन ऑफ द बैंड देखने को मिला है, टेररिस्ट आउटफिट का, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का, जो एफिलिएट करता है इंडियन मुजाहिदीन को। पीएफआई हैज़ ऑफन बीन वायलेंट क्लेंसेस विद, पीएफआई के हमेशा क्लेसेस देखने को मिल जाएंगे आरएसएस के साथ, राष्ट्रीय सेवक स्वयं सेवक संघ, इन पार्ट्स ऑफ केरला एंड कर्नाटक, केरला और कर्नाटक में। एक्टिविस्ट हैव बीन फाउंड विद लेथल वेपन, एक्टिविस्ट को फाउंड किया गया है वेपन्स के साथ, बॉम्ब्स के साथ, गन पाउडर के साथ और स्वार्ड्स के साथ, ये अथॉरिटी ने बताया। सेवरल एलिगेशन देखने को मिली है इस ऑर्गेनाइजेशन पे, क्या है इसका लिंक देखने को मिल जाएगा तालिबान और अलकायदा से। ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस विंग्स देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, इंक्लूडिंग द नेशनल वीमेंस फ्रंट भी इनका ही है और कंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी इनका ही है। ऑन 22 सितंबर 2002 में इन पर फर्स्ट रेड पड़ी थी। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने कंडक्ट की थी एक लार्ज स्केल रेड इन द प्रीमिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड अक्रॉस द कंट्री ऑन चार्ज ऑफ टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। रेड का रिजल्ट ये हुआ था कि 100 पीएफआई लीडर्स को और एक्टिविस्ट को डिटेन कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। पीएफआई इसकी एब्रीविएशंस है। इससे पहले कौन था? नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, प्रेडिसर्स। फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी? 22 नवंबर 2006 में। मार्जर कौन कौन सी बॉडी को मिलाकर इसको बनाया गया है? कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी एंड मनीता नेथी पसारिया। टाइप्स क्या है इसकी? इस्लामिक एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पर्पज इसका मुस्लिम पॉलिटिकल मोबाइलाइजेशन और काउंटर करना हिंदू नेशनलिज्म को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। रीजन कहाँ कहाँ सर्व करता है? सिर्फ इंडिया के अंदर। चेयरमैन इसके ओएमए अब्दुल सलाम है और वाइस चेयरमैन इसके ईएम अब्दुल रहमान है और जनरल सेक्रेटरी इसके अनिश अहमद है।
अब हमने पीएफआई के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो एडिटोरियल के 8 पेज पर दिया गया है। इसमें ऑथर ने बताया है कि परमानेंट मेंबरशिप की क्या है यूएनएससी में एक अनदर स्टोरी है। अभी आप सब जानते होंगे G4 की मीटिंग हुई थी जिसमें क्या बताया था कि किसी भी तरीके से क्या चाहता है इंडिया यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप चाहता है। There is a buzz in India about the proposal of a country becoming a permanent member of United Nations Security Council. India's external ministers have been actively canvassing for the country candidates, meeting his counterparts from several countries. He has repeated call, यानी कि उन्होंने बहुत बार कह चुके हैं वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कि क्या करेंगे हम यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप लेंगे। Often in the past for a test-based negotiation on what has been euphemistically referred to as an reforms of the United Nations Security Council. Negotiations on a written documents ongoing the proposed reform instead of holding forth verbally. यानी कि रिटर्न डॉक्यूमेंट भी दे चुके हैं कि हमें क्या लेनी है यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप लेनी है। अब ये तो इनके क्या है थॉट्स हैं ऑथर जी के। अब देख लेते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है यूएनएससी। तो यूएनएससी क्या है एक वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का एंड ये चार्ज करता है कि किसी भी तरीके से इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनी रहे। रिकमेंडिंग द एडमिशन ऑफ न्यू एंड मेंबर्स टू जनरल असेंबली यानी कि ये रिकमेंड करता है किस चीज़ को लेकर यूएन मेंबर्स क्या हूँ जनरल असेंबली में जाए उनको एडमिशन के लिए रिकमेंड करता है और अप्रूव करता है यूएन चार्टर को इसमें क्या करे वो चेंजेस लाए। और पावर इंक्लूड एस्टेब्लिशिंग इसके पास ऐसी पावर है जिससे पीस कीपिंग ऑपरेशन चला सकता है, इंटरनेशनल सेक्शंस को एनेक्ट कर सकता है और मिलिट्री एक्शंस को ऑथराइज कर सकता है। यूएनएससी एक ओनली यूएन बॉडी है अथॉरिटी के साथ जो इशू करा सकती है रिजोल्यूशन ऑन मेंबर स्टेट्स। लाइक द यूएन एज ए होल सिक्योरिटी काउंसिल क्रिएट हुई थी वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद यानी यूएन के तुरंत बाद इसको क्रिएट किया गया था कि क्योंकि उस टाइम पे लीग ऑफ नेशंस थी इसकी जगह कौन सी थी लीग ऑफ नेशन वो फेल हो गई थी जिसकी वजह से यूएनएससी को क्रिएट किया गया वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए। इसका फर्स्ट सेशन 17 जनवरी 1946 में हुआ बट वाज लार्जली पैरालाइज हो गई है कोल्ड वार की वजह से बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन। इट ऑथराइज्ड मिलिट्री इंटरवेंशन इन नॉर्थ कोल्ड वार एंड कॉन्गो क्राइसिस एंड पीस कीपिंग मिशन इसने कहाँ पर चलाए यानी कि इसने पीस कीपिंग मिशन कहाँ चलाए साइप्रस में, वेस्ट न्यू गिनी में और सिनाई पेनिनसुला में। विद द कोलैप्स ऑफ साउथ सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हो गया यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स वहाँ पर भी देखने को मिले। सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज के मेजर मिलिट्री पीस कीपिंग मिशंस इन कुवैत, नामीबिया, कंबोडिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, रवांडा, सोमालिया, सूडान एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सिक्योरिटी काउंसिल में आपको 15 मेंबर देखने को मिल जाएंगे जिसमें से 5 क्या हैं परमानेंट हैं जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएस और इंडिया भी इसमें ही आने के ऊपर बात कर रहा है। दिस वाज द गे ग्रेट पावर है और ये क्या है विक्टर्स हैं वर्ल्ड वार सेकंड के। परमानेंट मेंबर्स के पास एक वीटो पावर होती है जिससे वो सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन को सब्सटेंसिव ले सकते हैं including those of admissions of new member state to the United Nations or nominees for the office of security secretaries generals. Veto right does not carry over into our any general assembly or emergency special session of the general assembly. Matters of vote, the other 10 members are elected on regional basis. Other 10 members जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उन्हें रीजनल बेसिस पे इलेक्ट किया जाता है 2 साल के लिए। बॉडी प्रेसिडेंटी हमेशा क्या होती रहती है रोटेट होती रहती है और मंथ बाय मंथ देखने को मिल जाती है मेंबर्स के बीच में। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो एब्रीविएशन इसकी यूएनएससी है। फॉर्मेशन इसकी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का। इस टाइम पे एक्टिव है और 15 कंट्रीज इसके बीच में देखने को मिल जाएंगी। परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं इसके चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। नॉन परमानेंट मेंबर्स के अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना, इंडिया भी नॉन परमानेंट में है, आयरलैंड, केनिया, मेक्सिको, नॉर्वे, यूएई। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। अभी नासा ने क्या चलाया एक मिशन चलाया डार्ट मिशन।
तो उसके बारे में इस आर्टिकल को दिया गया है कि किस तरीके से डार्ट मिशन काम कर रहा है। डार्ट मिशन का काम क्या है कि वो क्या है, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जिससे जो एस्टेरॉयड देखने को मिलते हैं, यानी कि स्पेस में जो डेब्रिस देखने को मिलता है, वो हमारी सैटेलाइट्स को कुछ नुकसान ना पहुंचाए, वो सैटेलाइट्स क्या हो बच जाए। तो इस मिशन को हमें पढ़ना है, डार्ट मिशन को। तो देख लेते हैं डार्ट मिशन क्या है। डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट डार्ट मिशन है। डार्ट मिशन की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट डार्ट। एक नासा का स्पेस मिशन है जिसका एम ये है कि मेथड ऑफ प्लानिटरी डिफेंस अगेंस्ट नियर अर्थ ऑर्बिट्स, यानी कि नियो के आसपास हमें क्या करना है, डिफेंस करना है। किस चीज़ को लेकर, एस्टेरॉयड को लेकर। इट वाज डिजाइन टू एक्सेस द पोटेंशियल ऑफ ए स्पेस क्राफ्ट इम्पैक्ट टू डिफ्लेक्ट एन एस्टेरॉयड। ये इस चीज़ को डिफ्लेक्ट करेगा कि किसी भी तरीके से एस्टेरॉयड हमारे किससे हो, स्पेसक्राफ्ट से ना टकराए। थ्रू ए ट्रांसफरेंस ऑफ मोमेंटम एस्टेरॉयड सेलेक्टेड फॉर a टेस्ट पॉजिंग नो एक्चुअल थ्रेट टू अर्थ। एस्टेरॉयड को ऐसे टेस्ट किया जाए कि वो हमारे अर्थ को कोई थ्रेट ना पहुंचाए। इसको लॉन्च किया गया था अर्थ पर 2021 में, एंड ऑन 26 सितंबर 2022 में इंटेंशनली ये इम्पैक्ट हुआ डायमोफर से। माइनर्स प्लैनेट्स मूवमेंट्स ऑफ द एस्टेरॉयड डिडमस। डार्ट एक जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा के बीच का और जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी यानी कि एपीएल के बीच का। प्रोजेक्ट को फाउंड किया गया था, फंडेड होता है थ्रू नासा प्लानेटरीज डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस, मैनेज बाय नासा प्लानेटरीज मिशंस प्रोग्राम ऑफिसर है मार्शल्स स्पेस फ्लाइट सेंटर, एंड सेवरल नासा लेबोरेटरीज और ऑफिसेज आर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट इसको देते हैं। इंटरनेशनल पार्टनर है इसके, सच एज यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इटालियन स्पेस एजेंसी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। और इसको क्या करते हैं, वो इनके प्रोजेक्ट में इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो डार्ट एक मिशन टाइप इसका है, प्लानेटरी डिफेंस मिशन है। ऑपरेटर नासा और एपीएल, ये आपको याद रखना, नासा और एपीएल। मिशन ड्यूरेशन इसकी क्या है, 10 मंथ से 1 डे। स्पेसक्राफ्ट क्या है, डार्ट इम्पैक्टर है। और मैन्युफैक्चर कौन है इसके, अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी ऑफ जोहेंस हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। लॉन्च डेट इसे कब लॉन्च किया गया था, 24 नवंबर 2021 में। रॉकेट कौन सा है इसमें, फाल्कन 9 ब्लॉक एफ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो दिया गया है वर्ल्ड पेज पर। अभी क्या देखने को मिला है, जो रशिया यूरोप की गैस लाइन है, यानी कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, उनके अंदर लिंकेज देखने को मिला है। उनके अंदर क्या देखने को मिला है, लीक्स देखने को मिले हैं। The two Nord Stream gas pipeline linkage Russia and Europe have been hit by unexplained leaks, यानी कि पता भी नहीं था और फिर क्या हो गए, वो लीक्स हो गए, उन्हें अभी एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है। स्कैंडिनेवियंस अथॉरिटीज ने कहा है ट्यूसडे में, सस्पिशियस ऑफ सैबोटेज मतलब होता है नाकामी। द पाइपलाइंस हैव बीन एट द सेंटर ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन एज रशिया कट गैस पाइपलाइन टू यूरोप इन सस्पेक्टेड रिटेलिएशंस अगेंस्ट वेस्टर्न सैंक्शंस। वेस्टर्न ने जो सैंक्शन लगा दिए थे, तो उसकी वजह से रशिया ने क्या कर लिया था, उनसे ही गैस लेना बंद कर दिया था, जिससे यूरोप से। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो गैस पाइपलाइन है इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनके अंदर, इनसे क्या होती है, इकोनॉमी चल जाती है, इनसे रिसोर्सेज आते हैं, इनसे नेचुरल गैस आता है, इनसे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं। तो इस गैस पाइपलाइंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रशिया ईयू गैस डिस्प्यूट्स देखने को मिलेगा मार्च 2022 से, जब रशिया ने क्या कर दिया था, यूक्रेन में इन्वेशन कर दिया था। ओकर्ड हुआ था ये फरवरी में, एज रशिया और मेजर यूरोपियन कंट्रीज के बीच में क्लेश देखने को मिला था। किस चीज़ को लेकर, पेमेंट ऑफ पाइपलाइन नेचुरल गैस एक्सपोर्टेड टू यूरोप बाय रशिया, गैजप्रोम। यानी कि जो नेचुरल गैस क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट किया जा रहा था, किस चीज़ के ऊपर, रशिया के रीजन में। बैकग्राउंड क्या है इसका, यूरोप ने कंज्यूम किया अब तक 512 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ नेचुरल गैस 2020 में इस गैस पाइपलाइन से, विच 185 BCM कैम फ्रॉम रशिया। उसमें 185 कहाँ से आया, रशिया से आया वापस। अर्ली 2022 में रशिया ने सप्लाइड की थी 45% ऑफ ईयू नेचुरल गैस इंपोर्ट्स। उसकी अर्निंग देखने को मिली थी $900 मिलियंस ए डे। फॉलोड रशियन इन्वेंशन ऑफ यूक्रेन फरवरी, जब भी
क्या करा, रशिया ने इन्वेस्ट कर दिया यूक्रेन को फरवरी 2022 में। यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन एंड अदर कंट्रीज ने इंट्रोड्यूस किया एक सिग्निफिकेंट, बिल्कुल सैंक्शन लगा दिए, कट ऑफ कर दिया रशिया के सारे बैंक्स को स्विफ्ट से। यानी कि जो स्विफ्ट है, ऐसे ही क्या कर दिया, स्विफ्ट एक इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है जिससे क्या कर दिया, रशिया को हटा दिया। द एसेट्स ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया दैट वर हेल्ड इन वेस्टर्न नेशंस वर फ्रोजन। जो भी सारे के सारे एसेट रखे थे रशियन बैंक के, सेंट्रल जो बैंक जो रशिया का है, वो सारे के सारे फ्रीज हो गए। सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया को ब्लॉक कर दिया गया कि वो एक्सेसिंग ना ले पाए $400 बिलियन से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को। अकाउंट्स इन वेस्टर्न बैंक्स दैट आर ओन्ड बाय गाज़प्रोम वर आल्सो फ्रीज। Any money deposited into these frozen Gazprom accounts, including payments for natural gas, would also be फ्रोजन। तो क्या हुआ, सारे के सारे जो उसके अकाउंट्स थे, सारे के सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज में उसके अकाउंट थे, सबको क्या कर लिया गया, फ्रीज कर दिया गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो दिया गया है बिजनेस पेज पर। मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है जिसने बताया है कि क्वाड समिट है, यानी कि जो क्वाड के अंदर मेंबर्स हैं, जो क्वाड एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 4 कंट्री देखने को मिल जाएंगी। तो उसने क्या करा है, अभी इंडियाज की जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा फिल किया है। तो इस आर्टिकल में हमें क्या देखना है, इशू तो हमने समझ लिया कि क्वाड ने भी क्या करा है, इंडियाज का ट्रेड इन्वेस्टमेंट थोड़ा लिफ्ट किया है। तो इस आर्टिकल में हमें देखना है कि मूडीज और क्वाड क्या है। तो मूडीज के बारे में पहले, मूडीज कॉरपोरेशन को हम मूडीज भी बोलते हैं, ये एक अमेरिकन बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसको होल्डिंग कंपनी बोल सकते हैं फॉर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस। एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, यानी कि क्रेडिट यानी कि किसी ने किसी से उधार लिया है उसको ये बताती है, रेटिंग एजेंसी है। मूडीज एनालिस्टिक्स एमए एन अमेरिकन प्रोवाइडर फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट सॉफ्टवेयर एंड सर्विस। मूडीज को फाउंड किया गया था जॉन मूडी के द्वारा 1909 में, जिससे क्या हो, ये प्रोड्यूस कर सके मैनुअल स्टैटिक्स रिलेटेड टू स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स एंड बॉन्ड रेटिंग्स। मूडीज एक्वायर्ड की गई डन एंड ब्रेड स्ट्रीट के द्वारा 1962 में। इन 2000 में डन एंड ब्रेड स्ट्रीट स्पन ऑफ मूडीज कॉरपोरेशन को सेपरेट कर दिया गया कंपनी से और उसको लिस्ट किया गया NYSE में अंडर MCO। इन 2007 में मूडीज कॉरपोरेशन स्प्लिट हुई 2 ऑपरेशन डिविजन्स में, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस रेटिंग एजेंसी बनी और मूडीज एनालिटिक्स बनी विद ऑल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। लिस्ट को इंक्लूड किया गया फॉर्चून 500 लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2021 में। अब थोड़ा सा क्वाड के बारे में जान लेते हैं। तो क्वाडलेटर सिक्योरिटी डायलॉग, QSD, इसको हम क्वाड भी बोलते हैं, ये एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और US, ये कंट्रीज आपको याद रखनी है क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में बना रहता है क्वाड। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट। ये क्यों बनाया गया था क्वाड, क्योंकि इंडो पैसिफिक में एग्रेशन देखने को मिल रहा था, किसका, चाइना का, तो उसको टैकल करने के लिए ही क्वाड को बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, US के क्या है, मेंबर्स हैं। ये मेंटेन की जाती है इन कंट्रीज़ के बीच में से। डायलॉग इनिशिएट हुआ था 2007 में जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने इसको बनाया था विद द सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जॉन हॉवर्ड, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड US वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी। डायलॉग को पैरालाइड किया गया है बाय द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड स्केल्स। इसको टाइटल किया गया है एक्सरसाइज मालाबार, यानी कि इन कंट्रीज के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज मालाबार। डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री अरेंजमेंट देखने को मिलेगा विव्ड एज रिस्पॉन्स टू इंक्रीज चाइनीज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स। जब भी क्या हुई थी, चाइना की इकोनॉमी और मिलिट्री पावर बढ़ने को देखने को मिली थी इंडियन ओशन में, जब को इसको बनाया गया था। एंड द चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको क्वालिटर डायलॉग को इशू किया है, इसको फॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट बताया है उसके अगेंस्ट, यानी कि वो कह रहा है कि प्रोटेस्ट चलाते हैं हमारे अगेंस्ट। इसको बोला है ये क्या है, एशियन नाटो है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने इसको डिनाइज किया है कि चाइना के एलिगेशंस और क्लेम्ड इंडिया नेवर हैड नाटो मेंटेलिटी। क्वाड सीज्ड किया है फॉलोइंग द विड्रॉवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग केविन रूट्स टेनर एज प्राइम मिनिस्टर, reflecting ambivalence in Australian policy over the growing tension between the US and China in the Asian Pacific. Following Roots' replacement by Julio Gard in 2010, enhanced military cooperation between the United States and Australia was resumed। यानी कि पहले इन दोनों US और ऑस्ट्रेलिया के बीच में थोड़ी सी बिगड़ गई थी, उसके बाद वापस से किस में आ गई, क्वाड में आ गई, leading to the placement of US Marines and Darwins. Australia overlooking the Timor Sea and Lombok Strait. Meanwhile, India, Japan, and US continue to hold joint naval exercise under Malabar।
तो इसके अंदर इंडिया, जापान और यूएस अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। उससे क्या हुआ है कि थोड़ा-सा उनके बीच में बिगड़ गई थी यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसकी वजह से वो थोड़े से दिन के लिए अलग हो गए थे, फिर वापस इसमें आ गए। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो इसकी एब्रिविएशन क्वाड है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था शिंजो एबे के द्वारा, जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, 2007 में। टाइप ये इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है। रीजन ये इंडो पैसिफिक को पर ध्यान देती है। मेंबर्स स्टेट्स के कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। क्वाड प्लस एडिशनल मेंबर कौन से हैं? न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड वियतनाम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।